गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप सब? हाँ, ठंड थोड़ी कम है ना, धूप निकल गई जल्दी जल्दी। बस अब ऐसे हल्की हल्की ठंड कम होती जाएगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति हमारा टॉपिक चल रहा था। ठीक है, और आज हम करेंगे राष्ट्रपति की बची हुई शक्तियां विद इन 10 मिनट। ज्यादा नहीं बचा है अपना। उसके बाद फिर आज का नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उपराष्ट्रपति। जैसे ही उपराष्ट्रपति अपना जो क्या है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे क्या, प्रधानमंत्री। अगला अपना होगा मंत्री परिषद। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति की हमने विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, ठीक है, ये सारी डिटेल में देख ली थी। कार्यकारी शक्तियों में मैंने आपको बताया था, अगर आपने नोट्स बनाए हो तो उनको ओपन कर लीजिए। और मैंने ये कहा था जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष से लेके, वित्त आयोग के अध्यक्ष से लेके, कैग से लेके, ठीक है, राज्यपाल से लेके, प्रधानमंत्री से लेके, मंत्रियों से लेके, समझ गए, एससी एसटी आपका आयोग के अध्यक्ष से लेके, ठीक है, जितने भी आपके पद होते हैं, है ना, आपके सीजीआई से लेके या सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से लेके, सबकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। फिर हमने विधायी शक्तियों के बारे में बात की थी, और मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति क्या करता है। जैसे जो 12 सदस्य हैं आरएस के, उनको मनोनीत करता है। ठीक है, और जो क्या है वो हर साल वित्त वर्ष का पहला दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण, और हर 5 साल में नई लोकसभा चुन के जब आती है उस दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। फिर सारे मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेवार होते हैं, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होते हैं। राष्ट्रपति कभी भी कोई भी सूचना मांग सकता है प्रधानमंत्री के थ्रू, मंत्रिमंडल की। ठीक है, फिर राष्ट्रपति जी से पूछकर ही हम जो कहे धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर भी है, सारी वीटो पावर हमने कर ली थी। जैसे पहली वीटो थी एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, समझ गए, फिर सस्पेंसिव वीटो, और फिर उसके बाद पॉकेट वीटो। ठीक है, फिर हमने आपका राष्ट्रपति का महाभियोग, उसको हटाते कैसे हैं जी, उसका चुनाव कैसे होता है, आनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली क्या है, समझ गए, सारी चीजें खोल के पढ़ ली थी पिछली क्लासों के अंदर। ठीक है, आज राष्ट्रपति जी के टॉपिक को हम समअप कर रहे हैं। आई होप कि नोट्स आपने पिछली क्लास के बिल्कुल बनाए होंगे और वो आप आपके रिवीजन में काम आएंगे। ये था 2 मिनट का पिछली क्लास का रिवीजन। अभी आप नई हेडिंग डाल लो, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, फटाक से हेडिंग डालिए, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। ठीक है, लिख देती हूं मैं ऊपर, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, यानी कि जुडिशियल पावर, इनको बोलते हैं। ठीक है, न्यायिक शक्तियों के अंदर मैंने आपको बताया था, एक तो आर्टिकल 143 143 लिखा होगा आपने, लिखा है ना ये। मैंने उसमें कहा था कि राष्ट्रपति इस, हाँ, इस आर्टिकल 143 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से किसी भी कानूनी मामले के ऊपर, संवैधानिक मामले के ऊपर राय ले सकता है, सलाह मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, फिर मैंने कहा था जितने भी सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं, हमारे पास इस टाइम 34 है, 33 प्लस एक है हमारा सीजीआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश, और 33 है हमारे अन्य न्यायाधीश। उन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये भी हमारी किस में आएगी, न्यायिक शक्तियों के अंदर। ठीक है, अब बात करेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पहले तो आप इस शक्ति के बारे में कुछ 2-3 पॉइंट लिखिए, ये कैसी है, इसका नेचर कैसा है, समझ गए। पहला पॉइंट आप लोग लिखिए, राष्ट्रपति अपनी इन क्षमादान शक्तियों के प्रति, पानी पी लीजिए आप थोड़ा सा बाहर जाके, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्तियों के प्रति समक्ष उत्तरदायी नहीं होता। ठीक है, यानी कि जो आर्टिकल 72 के अंदर राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं, उनको लेके राष्ट्रपति जो क्या है वो जवाबदेह नहीं है। ठीक है, हमारी जो क्या है वो न्यायालय के प्रति, यानी कि अगर नटशेल में मैं अगर आपको बताऊं तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां जुडिशियल रिव्यू से बाहर हैं। अभी रिपीट करती हूं, जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा से परे।
यानी कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां जो हैं वो है किसी भी न्यायालय के प्रति राष्ट्रपति इन शक्तियों को लेके जवाबदेह नहीं है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर का, न्यायिक शक्तियों का जो समाधान देता है उसको किसी भी न्यायालय के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते हम, या इस आधार पर कि राष्ट्रपति जी ने इसको समाधान दे दिया उसका क्या नहीं कर सकते हम, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, पुनर्समीक्षा नहीं कर सकते। ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा से बाहर है राष्ट्रपति की ये पार्डनिंग पावर। ठीक है, समझ गए। दूसरा लिखिए पॉइंट, राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां कहां कहां काम करती हैं, यानी कि उनका क्षेत्राधिकार क्या है। ठीक है, यानी कि किन किन मामलों में राष्ट्रपति समाधान दे सकता है। तो पहला लिखिए संपूर्ण भारत। संपूर्ण भारत मतलब क्षेत्राधिकार क्या है, एरिया हम पूछ रहे हैं। संपूर्ण भारत, जितना भी जो क्या है भारत का संघीय न्याय क्षेत्र है उन सब के ऊपर राष्ट्रपति की जो क्या है वो पार्डनिंग पावर का एरिया है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में कोई भी व्यक्ति किसी को भी हमारा राष्ट्रपति महोदय समाधान दे सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात क्या है, हमारा जो सैनिक न्यायालय होते हैं, सैनिक न्यायालय समझते हो ना आप, जो मिलिट्री होती है, ठीक है, उनका जो क्या है अपना अलग कोर्ट होता है। मान लो किसी ने कोई अपराध कर दिया तो उसको वहां डील करते हैं, वो सजा कोई हो। ठीक है, तीसरा मृत्यु दंड की सजा, ठीक है, फांसी की सजा, इन सारी सजाओं को राष्ट्रपति माफ कर सकता है। ठीक है, यह है क्षेत्राधिकार। अब तीसरी बात लिखो कि ये शक्ति किस बेस पे काम करती है। देखिए जी, मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि राष्ट्रपति महोदय जो भी काम करते हैं उसके पीछे जो सलाह होता है, जो मशवरा होता है, वो मंत्री परिषद का होता है, बताया था ना। ऐसे ही ऐसा नहीं है कि किसी भी जो क्या है वो आदमी को राष्ट्रपति जो महोदय पार्डनिंग पावर दे दिया, क्षमा कर दिया, उसकी फांसी की सजा को माफ कर दे, नहीं। राष्ट्रपति अपनी समाधान शक्ति का प्रयोग भी मंत्री परिषद की सलाह से ही करता है। ठीक है, चीज आप लिखिए, समझ गए। चौथा पॉइंट आप लिखिए इसी समाधान शक्तियों के अंदर कि राष्ट्रपति की जो समाधान शक्ति है उसके अंदर मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। ठीक है, पहली बात तो मंत्री परिषद की सलाह से करता है अपनी शक्ति का प्रयोग। दूसरा, मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है आपको, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति के सामने जाके ऐसे खड़ा नहीं हो सकता कि हमको माफ कर दीजिए जी, नहीं, बल्कि आपको लिखित में अपनी अर्जी पहुंचानी होती है, समझ गए, चिट्ठी के थ्रू, पत्र के थ्रू, यानी कि प्रत्यक्ष आप महोदय राष्ट्रपति महोदय के सामने उपस्थित नहीं हो सकते। मौखिक सुनवाई का इसमें निषेध है। आपकी अर्जी जाएगी तो वो किसके थ्रू जाएगी, पत्र है ना, या चिट्ठी के थ्रू, और ऐसे ही जाती है। ठीक है, फर्स्ट ये था कि राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है वो जुडिशियल रिव्यू से परे है, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, इसके क्षेत्राधिकार क्या है, भारत का पूरा जितना भी एरिया है, जितने भी संघीय न्यायालय हैं वो आते हैं, सैनिक न्यायालयों की कार्रवाई वो आती है, मृत्युदंड है वो आता है। ठीक है, मंत्री परिषद की सलाह से करता है जी शक्ति का प्रयोग। चौथा अभी मैंने बताया कि मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। तो ये थी पार्डनिंग पावर के बारे में बातें। ठीक है, अब हम समाधान शक्तियां पढ़ते हैं 3 से 4 प्रकार की। ठीक है, पेपर के अंदर क्वेश्चन ये इंग्लिश में क्या है इनके बारे में भी आ सकता है, और हिंदी में इनको क्या बोलते हैं इसके बारे में आ सकता है। ठीक है, अगर अच्छे लेवल के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो इन चीजों की आदत डाल लो। हर एक हिंदी वर्ड का आपको इंग्लिश का क्या बोलते हैं उसको पता होना चाहिए। ठीक है, पेपर के अंदर जो आपकी रिट पूछी जाती है कई बार वो हिंदी में ना पूछ के उनका इंग्लिश नाम देवनागरी लिपि में लिख के आ जाएगा। जैसे पूछ लेगा आपसे मैंडामस, आपको पता ही नहीं है मैंडामस क्या है, आप पागल हो जाओगे पेपर के अंदर। ठीक है, और लेकिन वही 5 रिट है ना उन्हीं का नाम है, तो इसीलिए मैंने दोनों वर्ड लिख दिए हैं बोर्ड के ऊपर। ठीक है, दोनों के ही आप याद मत करो, चाहे माइंड पे बर्डन ना लो, बस एक बार लिख लो, आपको पता चलता रहेगा कि इसका मतलब न्यायिक शक्तियां हैं। कभी क्वेश्चन आता है तो ठीक है, चीजों को रटना एक अलग चीज होती है, चीजों को समझना और स्मार्टली पढ़ना एक बिल्कुल अलग चीज होती है। ठीक है, चलिए, पहली हमारी जो पावर है वो है क्षमा। ठीक है, क्षमा मतलब माफ कर देना, पार्डन। पार्डन का मतलब क्या होता है, माफ कर देना। क्षमा का मतलब क्या है, यहाँ पे राष्ट्रपति हर प्रकार की सजा को माफ कर सकता है, चाहे वो मृत्युदंड की सजा हो जिसको हम फांसी की सजा बोलते हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी आजीवन उम्र कैद की सजा हो, ठीक है,
समझ रहे हो? तो इन दोनों क्षमाओं, क्षमा का मतलब क्या है, बिल्कुल जो क्या है वो हर एक अपराध से मुक्त कर देना, इसको बोलते हैं क्षमा या पार्डन। ठीक है, इसके अंदर मृत्यु दंड भी आ जाएगा, उम्र कैद भी आ जाएगी, हर प्रकार की सजा इसमें आ जाएगी, और राष्ट्रपति उसको एक झटके में चाहे तो माफ कर सकता है। हाँ जी, ये मैंने कल बता दिया था। ठीक है, देखिए जो राज्यपाल है उसके बारे में बात करेंगे। राज्यपाल के पास ये पावर नहीं है। राज्यपाल ना तो फांसी की सजा को माफ कर सकता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि राज्यपाल आर्टिकल 161 के अंदर है, ठीक है, लेकिन आपने जो नाम लिया ना कोर्ट मार्शल का, वो राज्यपाल के हाथ में नहीं है, राष्ट्रपति के हाथ में है। इसको आप टिक करिए, बिल्कुल सही करिए, इसको राइट किए कि राष्ट्रपति के हाथ में सारे प्रकार के सैनिक न्यायालयों को माफ करने की शक्ति है, बट वो राज्यपाल के हाथ में नहीं है। कोर्ट मार्शल हो गया या फांसी की सजा को माफ करना, हाँ राज्यपाल आपकी उम्र कैद हो गया या आपका कठोर कारावास हो गया, इनको माफ कर सकता है। ठीक है, समझ गई? हाँ, तो यहाँ हम बात करेंगे तो क्या है वो दूसरी प्रकार की शक्ति। पहला मैंने बता दिया क्षमा का मतलब सब कुछ माफ कर देना। दूसरा हम बात करेंगे लघुकरण। लघुकरण का मतलब होता है हमारा कम्यूटेशन। ठीक है, कम्यूटेशन या लघुकरण, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, सजा जो होती, मान लो किसी को 20 साल का कठोर कारावास दे दिया। कठोर कारावास समझते हो आप? कठोर कारावास मतलब आपको, हाँ, आपको जेल की सजा भी मिलेगी और साथ में वो उसके रूल होंगे वो बहुत स्ट्रिक्ट होंगे। ठीक है, और जैसे आपको वहां पे काम भी करवाया जा रहा है या आपकी परिस्थितियां बहुत विकराल हैं, फिर आपने कोई जघन्य अपराध कर दिया तो आपको मिलता है कठोर कारावास का दंड। ठीक है, तो हमारा लघुकरण के अंदर क्या है, लघुकरण के अंदर हम सजा के स्वरूप को बदल देते हैं। लिखो, लघुकरण के अंदर क्या है, सजा का स्वरूप बदल देना, नेचर, सजा का स्वरूप बदलना। ठीक है, नेचर चेंज कर देना। ठीक है, कम्यूटेशन के अंदर क्या है, लघुकरण के अंदर क्या है, सजा की प्रकृति को बदल के सजा को कम करना। जैसे एक व्यक्ति को 2 साल का कठोर कारावास मिला है, ठीक है, अब उसको 1 साल के सामान्य कारावास के अंदर बदल देना। ठीक है, इसको बोलते हैं जी लघुकरण। ये इसमें अंतर है लघुकरण में और हमारे इसके अंदर परिहार में, कि लघुकरण के अंदर नेचर चेंज हो जाता है दंड का। ठीक है, प्रकृति बदल जाती है। जैसे 2 साल के कठोर कारावास को 1 साल के सामान्य कारावास में बदल देना, ये इसका एग्जाम्पल है लघुकरण का। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे क्या, विराम, रेस्पाइट। रेस्पाइट या विराम ये दिया जाता है कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ये पार्डनिंग पावर नहीं मिलती। जैसे कोई महिला अपराधी है और वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, या कोई आपका विकलांग है, तो ऐसे में क्या करते हैं, कुछ अवधि तक आपकी सजा को जो क्या है टाल देते हैं। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, जब तक बच्चे का बर्थ नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक उसकी सजा के ऊपर क्या लगेगा, विराम। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पाइट या विराम। ये विशेष परिस्थितियों के अंदर दी जाती है। जैसे हमारा जो क्या है वो कोई महिला अपराधी है, जैसे हम क्या कहेंगे इसको, तो क्या कहेंगे, चाइल्ड बर्थ, जन्म तक, है ना, या फिर कोई विकलांग है भाई, वो उसका शरीर ही उसको जो क्या है वो जो जो आपने दंड दिया है उसको सहन नहीं करने दे रहा है, तो ऐसे में सजा को रोक देना कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ समय के लिए, तो उसको बोलते हैं विराम, रेस्पाइट। ठीक है, जरूर से आप नोट करें। इसके बाद फिर हम बात करेंगे रेमिशन, परिहार। ठीक है, रेमिशन क्या होता है, परिहार क्या होता है, इसके अंदर क्या है, सजा की अवधि कम हो जाती है लेकिन प्रकृति नहीं बदली जाती। लिखो, ठीक है, परिहार के अंदर क्या करते हैं, रेमिशन में हम क्या करते हैं, सजा की या दंड की अवधि कम कर देते हैं लेकिन उसका नेचर कम नहीं करते, चेंज नहीं करते, उसकी प्रकृति नहीं बदलती। जैसे कि किसी अपराधी को 10 साल का कठोर कारावास मिला है, ठीक है, उसको हम बदल के 5 साल के कठोर कारावास में चेंज कर देंगे। ठीक है, यानी कि दंड वही रहेगा, ठीक है, उसकी प्रकृति चेंज नहीं होगी, उसका समय घटा दिया जाएगा। ठीक है भाई, मान लो किसी को मिला है आजीवन कारावास, वो भी कठोर, तो उसको हम क्या कर देंगे, 20 वर्षों का कठोर कारावास। हमने क्या कर दिया, समय घटा दिया, लेकिन प्रकृति नहीं बदली। इसको क्या बोलते हैं,
परिहार। परिहार और लघुकरण में यही छोटा सा अंतर है। लघुकरण के अंदर आप दंड का नेचर चेंज कर देते हो, लेकिन परिहार के अंदर आप उसको दंड का नेचर चेंज किए बिना उसकी अवधि घटाते हो सिर्फ। ठीक है, नाउ क्लियर। अभी हम बात करेंगे प्रविलंबन के बारे में, रेस्पाइट के बारे में। ठीक है, जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी अपराधी को जो क्या है वो मृत्युदंड सुना दिया, ठीक है, लेकिन फांसी की सजा सुनाने के बाद भी कुछ दिन का उस अपराधी को समय देते हैं, ठीक है, याचिका जारी करने का। ठीक है, समझ गए आप भी। मान लो कि जो क्या है वो आज सुना दी, तो कुछ टाइम दिया जाएगा कि वो जो याचिका करता है कहीं याचिका दायर कर सके, राष्ट्रपति के समक्ष माफी की याचना कर सके, उसको टाइम देते हैं कुछ, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रविलंबन। यानी कि फांसी मिलने तक कुछ रियायत का समय देते हैं कि भाई मान लो कि भाई उसकी पार्डनिंग पावर जाए, राष्ट्रपति उसको समाधान दे ही दे, संभावना तो होती है ना, ठीक है, कोई इंसान मरने से बच जाए। तो प्रविलंबन का मतलब होता है फांसी की सजा देने के बाद या मृत्युदंड की सजा देने के बाद उसके ऊपर कुछ समय के लिए अस्थायी रोक लगाना, ताकि अपराधी क्षमा के लिए याचना कर सके। ठीक है, इसकी स्पेलिंग है REPRIEVE। ठीक है, रेप्राइव। समझ गए, ये हो गया हमारी सारी क्षमादान शक्तियां। दोबारा से मैं इनको इंग्लिश में बता देती हूँ। ठीक है, पहला है पार्डन, पूर्ण क्षमा किसी भी प्रकार की सजा को। दूसरा है कम्यूटेशन, लघुकरण, छोटा कर देना अवधि को, ठीक है, साथ साथ प्रकृति को भी। ठीक है, तीसरा है रेस्पाइट, विराम विशेष परिस्थितियों के अंदर। चौथा है हमारा रेमिशन, परिहार, सजा को कम कर देना अवधि सिर्फ। ठीक है, पांचवा है हमारा रेप्राइव, प्रविलंबन, मृत्युदंड की सजा पर अस्थायी रोक, ताकि जो क्या है वो याचिका दायर कर सके जिसको वो दंड दिया गया है वो। ठीक है, तो हमने कर ली है राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर। अब जो क्या है फटाफट से 5 मिनट के अंदर बची हुई पावर भी देख लेते हैं, फिर अपना राष्ट्रपति कंप्लीट हो जाएगा जी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आएंगी कूटनीतिक शक्तियां, इनको हम बोलते हैं डिप्लोमेटिक पावर। यहां मुझसे एक शिकायत है ना आप सबसे। देखिए हम कई बार है ना आपस में बैठते हैं, तो कोई ज्यादा शाना बन रहा हो ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, घनी डिप्लोमेसी ना खेले, बोलते हैं ना, तुम भी बोलते होगे घनी डिप्लोमेसी कराए वो। तो ये एक्चुअल में जो वर्ड है आप बड़ा गलत यूज करते हो। ठीक है, डिप्लोमेसी का मतलब होता है, कूटनीति का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक देश दूसरे देश के साथ किस प्रकार रिश्ते बनाता है कि जो क्या है वो उस देश को फायदा ज्यादा से ज्यादा और नुकसान कम से कम हो। तो कूटनीति, डिप्लोमेसी एक कला है, चालबाजियों का नाम डिप्लोमेसी नहीं होता जो आप और हम करते हैं। समझ गए, कूटनीति अपने आप में बहुत ही स्टैंडर्डाइज वर्ड है। ठीक है, और इसका मतलब होता है शासन की कला, विदेश नीति की कला, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की कला। तो हम जो लो लेवल की चालें चलते हैं ना, वो कूटनीति डिप्लोमेसी नहीं होती। ठीक है, चलिए, तो डिप्लोमेटिक पावर का मतलब क्या होता है, कूटनीतिक शक्तियों का मतलब क्या होता है, भारत से बाहर राष्ट्रपति के कर्तव्य। ठीक है, जैसे 2 चीजें होती हैं बच्चों यहाँ पे, एक होता है जी राजदूत, एम्बेसडर, और एक होता है जी उच्चायुक्त। ठीक है, राजदूत, एम्बेसडर मतलब भारत के ऐसे ऑफिसर जो IFS ऑफिसर होते हैं और जो भारत के बाहर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, राजदूत, उच्चायुक्त। दुनिया के हर देशों के अंदर लगभग भारत के क्या है जो क्या है वो हमारे एम्बेसडर हैं। ठीक है, जो हमारी वहां पे क्या होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जो विदेश मंत्रालय क्या ऑफिस होता है, हाँ एम्बेसी, उसके अंदर एम्बेसी के अंदर एम्बेसडर होते हैं। लेकिन यहाँ पे फर्क है, कहीं कहीं आपको बच्चों उच्चायुक्त लिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं राजदूत। तो नोट करो, भारत के जब राजदूत कॉमनवेल्थ नेशन के अंदर जाएंगे, मतलब राष्ट्रमंडल सदस्य, ठीक है, राष्ट्रमंडल सदस्य देशों में जाएंगे। अब थोड़ा सा पीछे आइए आप, 1949 को याद करिए, PM जो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू,
उन्होंने 1949 में राष्ट्रमंडल जो एक संगठन है उन देशों का जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे थे उसकी मेंबरशिप ले ली थी। ठीक है, ये वही राष्ट्रमंडल देश है। जब भारत के एम्बेसडर, भारत के राजदूत इन्हीं राष्ट्रमंडल देशों में अपॉइंट होते हैं तो उनको उच्चायुक्त बोलते हैं। समझ गए? बाकी कहीं भी दुनिया में जाएं तो उनको राजदूत बोलते। ठीक है, होते ये एक ही हैं, बट जब इनकी पोस्टिंग राष्ट्रमंडल या फिर कॉमनवेल्थ नेशन, कॉमनवेल्थ गेम भी होते ना, ठीक है, हाँ, जब हमारे राजदूत हैं ये जाएंगे हमारे कॉमनवेल्थ नेशन के अंदर अपॉइंटमेंट लेके, तब इनको बोल देंगे जी उच्चायुक्त, और बाकी दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो बोल देंगे एम्बेसडर, राजदूत। समझ गए? 1949 में हमारा ये राष्ट्रमंडल बन गया था। नेहरू जी ने इसके अंदर मेंबरशिप ये सोच के ली थी कि भारत को थोड़ा बहुत सारा लगाएंगे देश मिलके, भाई हमारा कुछ भला हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से तो आज जो क्या है, मैं आपको एक बड़ी अच्छे डीप करंट की बात बताती हूँ। मैंने शॉर्ट भी बनाई थी इसके ऊपर वाईटी पे। भारत के अंदर 14 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक, है ना, लगभग जो क्या है वो हमारे 44 राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्ष, कहाँ के अध्यक्ष, वहां के लोकसभाओं के संसद के अध्यक्ष आए हुए थे इंडिया के अंदर। ठीक है, क्योंकि भारत में अब क्या चल रहा है, भारत में चल रहा है पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। ठीक है, जिसके अंदर पूरी दुनिया के लोकसभा के अध्यक्ष आए हुए थे, उनको हम पीठासीन अधिकारी भी बोल देते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको अध्यक्ष करवाया था कि भारत का जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो पूरी दुनिया में भारत की संसद का रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, तो इनका क्या है, हर साल पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होता है। इस साल उस सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, भारत ने इस साल पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की है। ठीक है, 44 कॉमनवेल्थ नेशन के लगभग 61 प्रतिनिधि यहाँ पे शामिल हुए हैं, और पीठासीन जो अधिकारियों की बैठक के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन है जो कि भारत में हो चुका है 16 तारीख को। ठीक है, समझ गए? जो हमारी पुरानी संसद थी जिसको आज हम संविधान सदन बोलते हैं, उसमें ये पूरा प्रोग्राम हुआ था। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, अच्छी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो कूटनीतिक शक्तियां क्या हैं? देखिए जी, भारत के अंदर कोई भी राजदूत आएगा विदेश से, ठीक है, समझ गए, और कोई भी राजदूत हमारा बाहर जाएगा, उन दोनों को कौन नियुक्त करते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी। ठीक है, समझ गए? जैसे भारत के अंदर हमारा कोई भी राजदूत जाएगा, एम्बेसडर जाएगा, तो उसकी नियुक्ति जो क्या है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, परमिशन कह लो आप, या लेटर जारी करना कह लो, या नियुक्ति कह लो, कुछ भी कह लो, राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, वो सारा ये देखते हैं। और अपने यहाँ कोई आएगा विदेश से तो सबसे पहले वो बंदा राष्ट्रपति जी से ही मिलेगा। उसकी मीटिंग जो होती है प्रेसिडेंट से फिक्स होती है। ठीक है, मतलब बाहर से आए हुए राजदूतों का भी सम्मान राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है, विदेशों के अंदर भारत के नाम पे जितने भी काम होते हैं, चाहे वो कोई हमारी ट्रेड डील साइन हो रही है, चाहे वो कोई हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई मसला है, चाहे वो हमारी कोई व्यापार संधि है, चाहे हम किसी देश का मेंबर बन रहे हैं, सॉरी संगठन का मेंबर बन रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्था का, या फिर हमारा कोई युद्ध हो गया, ठीक है, या फिर हमने कोई संधि कर ली, ठीक है, या हमने जो क्या है यूएन के अंदर कोई भी काम, नया समझौता संधि साइन की है, या कोई भी पर्यावरण संधि है, आजकल ट्रेंड चला हुआ है इन्वायरमेंट ट्रीटीज का, भारत यहाँ गया, ये साइन करके आया, ये साइन करके आया। ठीक है, तो वो सारा काम राष्ट्रपति जी के नाम पे होता है। समझ गए आप? राष्ट्रपति जी युद्ध की घोषणा करता है, शांति की घोषणा करता है, संधि करते हैं, सारा काम हमारे राष्ट्रपति जी के नाम पर ही चलता है। समझ गए आप? अब जैसे भारत और ईयू के बीच में जो क्या है वो एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, इस महीने के एंड तक पूरी संभावना है कि वो साइन हो जाएगी डील, तो वो राष्ट्रपति जी के नाम पे साइन होगी। ठीक है, ये है हमारे राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति या डिप्लोमेटिक पावर। ठीक है, समझ गए? तो सारी पावर हमने देख ली है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है वो सारा पार्ट जो हमारे एग्जाम में आने को जो क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। ठीक है, अब 2 मिनट बात कर लेंगे राष्ट्रपति की स्थिति की, कि राष्ट्रपति क्या सिर्फ संवैधानिक मुखिया है, या राष्ट्रपति सिर्फ रबड़ की मोहर है या स्टैंप है, आप जो भी कहते हो। देखिए, 2 मिनट में डिस्कशन करती हूँ मैं इस सारी डिबेट का। भारत के अंदर जो राष्ट्रपति है ना, ये बात तय है कि राष्ट्रपति सारे काम मंत्रिमंडल की सिफारिश से करता है, उनकी सलाह से करता है। लेकिन इतना होने के बाद भी राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प कहना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि पिछले 3 दिन से हम जितनी शक्तियां पढ़ रहे हैं वो सारे एक व्यक्ति की जो क्या है वो अंदर निहित है।
राष्ट्रपति पद में, ठीक है। राष्ट्रपति जी पद का सक्रिय प्रयोग है ना उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जिस टाइम पे थोड़ा एक्टिव प्रेसिडेंट होता है तो उन शक्तियों का ज्यादा अच्छे से प्रयोग कर लेता है, हमने एग्जांपल किए भी थे। तो पैसिव जो होता है वो थोड़ा सा कम प्रयोग कर पाता है। तो राष्ट्रपति जी का जो पद है वो भारत के संविधान का, आइए नमस्ते, भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पद है। इतनी पावर किसी भी पद में नहीं है। और भारत का जो एक किस्म से हम क्या कहें, इतने आर्टिकल किसी भी पद के आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अभी मैं आपको पीएम करवाऊंगी, सारा पीएम 4 आर्टिकल में सिमट जाएगा, ठीक है। 74, 75, ठीक है, और आपका 78, समझ गए। तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं भारत के, जो क्या है वो संवैधानिक स्थान में, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेंगे करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के बारे में, हेडिंग डालिए, ठीक है। भारत की वो 15वीं राष्ट्रपति हैं। फटाफट से 2-4 बातें उनके बारे में, फिर हम मूव करेंगे उपराष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है। क्या है वो 15वीं राष्ट्रपति, ठीक है जी। 2022 से वो इस पद पर हैं, ठीक है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या है, हमारे उड़ीसा के मयूरभंज जिले में इनका जन्म हुआ। अगर आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी या जीएस पढ़ते हो, ठीक है, तो मयूरभंज, रानीगंज, ठीक है, और आपका ये क्या कहेंगे झारखंड के अंदर 2-3 स्थल हैं, इसमें इस पे कोयला मिलता है। हाँ, तो ये आपको मयूरभंज तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, अगर ज्योग्राफी पढ़ी है तो ये क्या है, वही एरिया है आदिवासी बहुल। तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में इनका जन्म हुआ 1958 के अंदर, ठीक है। और ये भारत के इतिहास में अब तक की सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। फटाक से लिखिए सारी बातें, ठीक है, सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, एक बात। दूसरी बात, ये ऐसी पहली राष्ट्रपति हैं भारत की अब तक की जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ है, ठीक है। आजाद भारत में जिनका जन्म हुआ है, ये ऐसी पहली राष्ट्रपति हैं, सबसे कम उम्र की हैं। उड़ीसा के मयूरभंज में इनका जन्म हुआ। और भारत के अंदर ये राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल 2021 तक, ठीक है। और ये संथाल आदिवासी समुदाय से है। ये संथाल बहुत फेमस है, अभी बताऊंगी क्यों। संथाल आदिवासी समुदाय से हैं। चीजों को कनेक्ट करके पढ़ने की आदत डालिए बच्चों। एक फैक्ट से आपको 10 फैक्ट याद होने चाहिए, वरना आप जो क्या है बहुत ज्यादा है ना टाइम इस जर्नी में अपना खराब कर दोगे। देखो ये क्या है, संथाल आदिवासी हैं, ठीक है। हमने जब हिस्ट्री पढ़ी है तो हमने 1956-57 का संथाल विद्रोह पढ़ा है, बहुत ही फेमस है, ठीक है, जिसके अंदर आपके ये सारे थे, बिरसा मुंडा, समझ गए आप, है ना। तो हाँ जी, ये संथाल विद्रोह जो है 1900 नहीं आपका 1800, ठीक है, हाँ 1856-57 का, क्रांति से ठीक 1 साल पहले इन संथालों ने अपने हकों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ठीक है, बहुत लंबी। और इतिहास का सबसे प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलनों में से एक है संथाल विद्रोह, ठीक है, जो आपका इसी झारखंड उड़ीसा यहाँ वाले एरिया में हुआ था। तो ये वही संथाल आदिवासी समुदाय से संबंध रखती है, ठीक है। ये अपने गांव की पहली स्नातक थी, ग्रेजुएट थी। उसके बाद ठीक है ये अपने एरिया की पहली क्या बनी, महिला शिक्षिका, ठीक है। उसके बाद ये क्या बनी, आपका विधायक, और फिर धीरे धीरे करके उड़ीसा के अंदर ये मंत्री भी रही, और ऐसे कर करके ये आज देश के राष्ट्रपति पद तक विराजमान हो गई, ठीक है, समझ गए आप। हाँ, तो ये था भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी के बारे में कुछ बातें। ये फैक्ट अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा जी मेरे को तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रपति हमारा कंप्लीट हो गया है। आप लोग जो क्या है वो चैन की सांस ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है।
भारत का उपराष्ट्रपति। पहले तो जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं उनके बारे में डिटेल लिख लीजिए जी, क्योंकि नए नए जो क्या है वो चुन के आए हैं इस टाइम। देखिए इस टाइम कमाल की बात है 15वें नंबर के ही उपराष्ट्रपति हैं। हाँ जी, और एक कमाल की बात और, अब मैंने आपको क्या बताया था 1958 जन्म वर्ष किसका, राष्ट्रपति महोदय का, लेकिन 1957 जन्म वर्ष किसका है, उपराष्ट्रपति जी का। ठीक है, ये कोइंसिडेंट है, सुबह मैं पढ़ रही थी तब मेरे को पता चला। ठीक है, समझ गए। और इस टाइम जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, साल 2025 के अंदर ही आए हैं। ठीक है, आज 26 चला हुआ है मेरे को याद है। ठीक, तो क्या है कि जो हमारे इससे पहले के उपराष्ट्रपति थे, है ना, हमारा क्या क्या नाम था उनका, जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने एकदम से अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। क्योंकि हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही संवैधानिक पद हैं, इनको खाली नहीं छोड़ सकते, तो जो क्या है वो बीजेपी को जो क्या है वो नया इलेक्शन करवाना पड़ा आनंद फानन के अंदर ही, और सीपी राधाकृष्ण हमारे सामने आए भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, ये तमिलनाडु से हैं, तमिलनाडु। ठीक है, हाँ जी, तमिलनाडु का आपने एक एरिया सुना होगा कोयम्बटूर, जिसके अंदर आपका वो आदि योगी की प्रतिमा है। ठीक है, जो हमारी क्या है गुरु क्या बोलते हैं उसको, जग्गी गुरु वासुदेव, कोयम्बटूर के अंदर उनकी बहुत बड़ी शिव प्रतिमा है आदि योगी की। देखा होगा आपने, न्यूज में रहता है कितना। ये वही कोयम्बटूर है, इसी कोयम्बटूर से ये 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। ठीक है, और जो क्या है वो ये तमिलनाडु से इनका संबंध है। और ये जो क्या है क्या थे, आपके राजनीति में आने से पहले बहुत बड़े आपके टेक्सटाइल इंपोर्टर यानी कि कपड़ा निर्यातक थे। ठीक है, समझ गए। हाँ, तो ये जो क्या है वो आपके तमिलनाडु के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे पहले कई राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं, उनमें से एक का नाम है, ठीक है, उसमें एक का नाम है आपका झारखंड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे अगली क्लास के अंदर, फिलहाल के लिए इतना ही। राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उसके बाद पीएम पढ़ेंगे, फिर आपका मंत्रिमंडल पढ़ेंगे, फिर जंप कर देंगे न्यायपालिका के ऊपर। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। टेक केयर, बाय बाय।